जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट किए थे जिस क्लास को, उसी कड़ी की ये अगली क्लास है। आज के क्लास में दोस्तों आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। इसमें बहुत अलग-अलग तरह के क्वेश्चन भी लिए गए हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आप सारे ही क्वेश्चन को एंजॉय कर पाएँ और जितने भी आपको नए फैक्ट मिलते हैं उनको नोट जरूर किया करिए दोस्तों, ठीक है? तभी आप क्लास का पूरा आनंद ले पाएंगे। चलिए, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे की विशेषता को किस मामले में मजबूत किया गया था? दोस्तों, यहाँ पे संघात्मक ढांचे के बारे में पूछा गया है आपसे कि कौन सा मामला है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस है जिसमें संघीय ढांचे को मजबूत किया गया था। तो दोस्तों, जो ध्यान से समझना है, जिस भी व्यवस्था में केंद्र और राज्य दो स्तर की सरकार होती है, हम कहते हैं वो तो भैया संघात्मक व्यवस्था है। हमारे संविधान में भी संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जब हमारा देश संविधान को लागू किया था, यानी हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद से ही दोस्तों इस पर एक लंबा डिस्कशन चला है कि भारतीय संघवाद कैसा संघवाद है। ये एकात्मकता की तरह है, यानी कि ये एकात्मकता है या संघात्मकता है। लेकिन एक केस होता है और केस के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं भाई, अब तो संघात्मक व्यवस्था रहेगा। और वो केस कौन सा है दोस्तों? एस आर बोमई केस 1994। तो मामला क्या है? मामला ये है, देखिए, पहले क्या होता था, केंद्र सरकार अगर किसी राज्य में अपोजिशन पार्टी की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, तो वहां पर क्या करते थे, गलत तरीके से भी उस सरकार को बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देते थे, है ना? किसी न किसी बहाने राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था अगर विपक्ष पार्टी का किसी राज्य में शासन है तो, ठीक है? ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि एक राज्य था कर्नाटक। राज्य कौन सा था? कर्नाटक। कर्नाटक एक राज्य था और वहां पे मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे एस आर बोमई, ठीक है? एस आर बोमई इस चुनाव में जीते और वो मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो गए, मुख्यमंत्री बन गए कर्नाटक के। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया, इस एस आर बोमई की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया कर्नाटक से और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और आपको पता है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो मुख्यमंत्री की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और उसके बदले में जो राष्ट्रपति शासन है उसमें राज्यपाल रूल करने लगता है, यानी पावरफुल राज्यपाल हो जाता है। तो यहाँ पर भी कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राज्यपाल के रूप में शासन किया जाने लगा। जो एस आर बोमई है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा और सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों इसमें डिसीजन दिया कि भाई कोई भी केंद्र सरकार हो, वह बिना किसी पर्याप्त कारण के राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं कर सकते। यानी कि जो राज्य है ना, हमारे पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, तो हर राज्य में जो गवर्नमेंट है वह केंद्र के दया पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र है। और केंद्र अलग शक्ति रखती है, राज्य अलग शक्ति रखती है। दोनों बिना किसी कारण के एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा किस केस में कहा गया था? एस आर बोमई केस 1994। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है, भले ही पूरे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है। केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग हैं और केंद्र बिना किसी वजह के राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं कर सकते। और दोस्तों, एस आर बोमई वापिस से मुख्यमंत्री बनते हैं और यहीं पर स्थापित हो जाता है हमारी संघात्मक व्यवस्था। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो संघात्मक व्यवस्था है, यह हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, मूलभूत ढांचा का सिद्धांत है। यानी कि केंद्र कभी चाह करके भी इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकता कि वह इन शक्तियों को संशोधित करके सारी की सारी शक्तियां केंद्र अपने पास रख ले, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। राज्य भी शक्तियां रखेंगे, केंद्र भी शक्तियां रखेंगे, दोनों के अपने अपने विषय हैं जो 7वीं अनुसूची में बांटा गया है। तो ये केस है दोस्तों, एस आर बोमई केस पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 1994। इसमें संघात्मक व्यवस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और कहा था ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। गोलकनाथ केस दोस्तों 1967 में हुआ था और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया था? तो संसद द्वारा मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता या खत्म नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों को न्यून नहीं किया जा सकता। न्यून यानी कि कम
नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, संसद द्वारा मूल अधिकारों को न्यून नहीं किया जा सकता या कम नहीं किया जा सकता। किस केस में? गोलकनाथ केस में। और दोस्तों इसी के विरोध में इंदिरा गांधी जी ने जो 25वां संविधान संशोधन है उसको किया गया था। और मैं आपको बताऊं कि इसी के बाद फिर जो 1973 में केस आया था, जो डिसीजन आया था केशवानंद भारती केस का, तो इसी के बाद का एक इंपॉर्टेंट केस है। आपको पता है केशवानंद भारती केस 1973, और इसमें कहा गया था कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी एरिया में संशोधित किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारी जो संसद है वो संविधान के किसी भी पार्ट में चेंज कर सकती है, संशोधित कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती केस। अच्छा, ये इंदिरा साहनी केस है, सॉरी, मुझे लगा केशवानंद भारती केस है। ठीक है, केशवानंद भारती केस का मामला था ये, कोई नहीं। इंदिरा इंदिरा साहनी केस है ये। इंदिरा साहनी भी मैं आपको बता देता हूं। इंदिरा साहनी 1993 का केस है दोस्तों। ये जो ओबीसी को आरक्षण मिला था ना, ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, कितने परसेंट? 27%। ओबीसी को 1990 में 27% आरक्षण दिया गया था, मंडल कमीशन की सिफारिश पे। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा ओबीसी को 1990 की बात है, 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। इसके विरोध में जो ये इंदिरा साहनी थे, इन्होंने केस किया था, है ना, सरकार के खिलाफ। तो ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये रिजर्वेशन जारी रहेगा, चलेगा इसी केस में। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीमा भी घोषित किया था कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये इसी केस का मामला है। ठीक है, और इसी केस में दोस्तों जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी आया था इसी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1993 इंदिरा साहनी। जो मिनर्वा मिल्स केस है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसी को और मजबूत किया गया था मिनर्वा मिल्स केस में, इसी में और दोहराया गया था उस बात को। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान में संचित निधि। दोस्तों ये सरकारी फंड है, संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको पता है, जैसे हमारा आपका सबका बैंक में अकाउंट होता है, तो भारत सरकार के पास भी एक अकाउंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संचित निधि। तो ये सरकार का एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट समझ लीजिए, संचित निधि। और सरकार कहीं से भी टैक्स का पैसा इकट्ठा करती है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, या सरकार कहीं से भी मतलब एक तो टैक्स का पैसा हो गया, या कहीं से अनुदान प्राप्त करती है, तो वह कहां पर पैसा जमा होता है? इसी संचित निधि में पैसा जमा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सरकार का सरकारी अकाउंट है, कह लीजिए, है ना। तो संचित निधि है। और सरकार को कभी भी पैसे खर्च करने होते हैं, यानी बजट जो सरकार प्रस्तुत करती है, तो इसी संचित निधि से पैसा निकाल करके वह खर्च किया जाता है। क्लियर है? तो इस संचित निधि से एक तो बजट के द्वारा पैसे, बजट प्रस्तुत करके संसद के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं, और दूसरा बहुत सारे पदाधिकारियों की जो वेतन है, जो सैलरी है, जैसे राष्ट्रपति, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसे इलेक्शन कमीशन, तो ऐसे पदाधिकारियों की जो सैलरी है दोस्तों, वह भी संचित निधि से ही आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संचित निधि का प्रावधान किस आर्टिकल में है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या 265 है, 266 है, 267 है, या 268 है? तो दोस्तों ये आपको हमेशा याद रखना है, 266। और इसमें क्या है? संचित निधि, आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि पूछा जाता है कि संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रण तो कह देगा प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, संसद का, या सुप्रीम कोर्ट के जज का। तो आपको बताना है संसद का। संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। अनुच्छेद 267, 66 और 67 एक साथ याद रखेंगे। 66 में है संचित निधि, और 67 में है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि 267 में है। और इस पर किसका नियंत्रण होता है? आकस्मिक निधि पर। दोस्तों इस पर जिसका नियंत्रण होता है वह है राष्ट्रपति। यानी इस अकाउंट पर राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। ये क्यों है? ये एक तरीके से इमरजेंसी फंड होता है। राष्ट्रपति के नाम से इतना पैसा, जैसे ऐसे समझिए, रखा हुआ है। अगर कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हुआ तो क्या होगा? तो संसद को बुलाना, फिर वो दिखाना, उसके बाद प्रस्ताव पेश करना, फिर
प्रस्ताव को पास कराना, तब तक हो सकता है बहुत लंबा समय लग जाए। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से तुरंत पैसे निकाल सकता है, लेकिन आकस्मिक निधि में बहुत थोड़ी राशि होती है और संचित निधि में बहुत बड़ी राशि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एक तो सुप्रीम कोर्ट का पूछा हुआ है और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके बारे में पूछा हुआ है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या न्यायमूर्ति हरिलाल जेकानिया थे, न्यायमूर्ति एम पतंजलि शास्त्री थे, न्यायमूर्ति बी के मुखर्जी थे, न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति हरिलाल जेकानिया। ठीक है, मैं कुछ और फैक्ट बताता हूं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर कभी आपसे पूछे भारत का मुख्य न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले निर्वाचन आयुक्त, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो पहले तो एक ही थे, मुख्य होंगे या कोई भी होगा, ये एक सदस्य था पहले इलेक्शन कमीशन। तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले जो ये थे वित्त आयोग, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग, तो ये आपको बताना है दोस्तों, केसी नियोगी। केसी नियोगी, केसी नियोगी। अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, है ना, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, महिला जज, अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज पूछे तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन होगा दोस्तों? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, आपको ध्यान रखना है, फातिमा बीबी। और अगर आपसे पूछे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का पहला भारतीय जज, का पहला भारतीय जज, पहला भारतीय जज, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूं दोस्तों, वो होंगे नागेंद्र सिंह। कौन होगा? नागेंद्र सिंह। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप लोग इसको फिर से लिख लेंगे, मिला लेंगे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष तो केसी नियोगी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज तो फातिमा बीबी, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का पहला भारतीय जज ये कौन होगा? नागेंद्र सिंह। क्लियर है? ये इतना आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? दोस्तों जो पंचायती राज है इसमें वित्तीय व्यवस्था उनकी कैसे होती है, तो मैं पहले आपको बताता हूं। जो पंचायती राज है ये हमारे मूल संविधान में केवल भाग नंबर 9 में था, भाग नंबर 9 में, और एक ही आर्टिकल था। कौन सा आर्टिकल? 243। 243 एक ही आर्टिकल था। लेकिन आपको पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया? इसमें 243 ए, 243 बी, ऐसे करते करते आर्टिकल को बढ़ाया गया और 243 ओ तक बढ़ाया गया। तो अभी वर्तमान में भाग नंबर 9 में कुल कितने आर्टिकल हैं? 243 से लेकर के 243 ओ तक। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें है क्या? तो इसमें दोस्तों जो पंचायत है, पंचायत, पंचायत के 3 स्तर होते हैं, तो जो पंचायत हैं उनके बारे में पूरी व्यवस्था बताई गई है। क्लियर है यहाँ पे? तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करता है, मतलब कि उनके पैसे की व्यवस्था करता है, वो कौन सा आर्टिकल है? तो दोस्तों ये होगा 243 एच, आपको ध्यान रखना है 243 एच। कुछ आर्टिकल पंचायतों को लेकर के इंपॉर्टेंट है, वो आप याद कर लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे पंचायतों के मामले में वित्तीय व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? वित्तीय व्यवस्था, तो मैंने आपको बताया 243 एच, आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अगर आपसे पूछे दोस्तों पंचायतों में आरक्षण किस आर्टिकल में है? आरक्षण, तो आरक्षण आप बताएंगे सर 243 डी में है। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि पंचायतों का चुनाव, निर्वाचन किस आर्टिकल में है? निर्वाचन पंचायतों का,
तो आपको बताना है कि सर 243 के में है। क्लियर है? तो इतना ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकता? है ना, यानी आपातकाल लगा हुआ है, उसके बाद भी कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं होता? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा। इसमें जो ऑप्शन है थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि क्यों, है ना। वैसे इसका सही आंसर क्या होगा? बी और सी, बी सही, बी और सी सही आंसर होगा, लेकिन तीनों भी हो सकते हैं एक कंडीशन में। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, इत्मीनान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो सुनना यह है आपको कि जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, आप मुझे बताएं राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है, आपातकाल घोषित किया जाएगा, तो होगा क्या? होगा ये दोस्तों कि राष्ट्रपति को उसी टाइम 359 के तहत, आर्टिकल 359 है, 359 के तहत राष्ट्रपति को यह भी बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि कौन से मूल अधिकार निलंबित हो रहे हैं। ठीक है, मूल अधिकार, मूल अधिकारों का निलंबन, निलंबन मतलब निष्क्रियता, निलंबन यानी कि कुछ समय के लिए ये निलंबित, हमेशा के लिए नहीं खत्म होते, कुछ समय के लिए ये निलंबित हो जाएंगे। तो जैसे ही राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा, 359 के तहत राष्ट्रपति को ये बताना पड़ेगा कि किस मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, समाप्त कर, निलंबित कर रहा है। हो सकता है राष्ट्रपति सारे ही मूल अधिकारों को निलंबित कर दे, और हो सकता है राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी के बाद भी किसी भी मूल अधिकार का निलंबन न करे। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह किस मूल अधिकार को निलंबित करता है, किसको नहीं करता। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति चाह करके भी, अगर वो अनाउंस करता है, चाह करके भी 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। तो ये 20 और 21 तो कभी निलंबित नहीं होंगे, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, 20 और 21 क्या होंगे? कभी निलंबित नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 19 वाला मामला क्या है दोस्तों? 19 वाला मामला ध्यान से समझेंगे और फिर आपका ये कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। 19 में क्या मामला है? 19 में मामला यह है कि यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाया हुआ है, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जब भी आपातकाल लगाता है तो उसके तीन आधार होते हैं। तीन आधार कौन कौन से होते हैं? पहले मैं आधार बता देता हूं। जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है तो उसके तीन आधार होते हैं, मतलब तीन कारण होते हैं। केवल तीन कारणों में से कोई एक कारण बने या तीनों कारण बने तभी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। वैसे नॉर्मली अपनी मर्जी से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो तीन आधार कौन से होते हैं? आधार की बात है यहाँ पे, आधार कारण। तो पहला कारण होता है आपातकाल लगाने का कि यदि किसी देश ने भारत के ऊपर युद्ध कर दिया है ना, मतलब अटैक कर दिया। पहले अटैक के बारे में बताते हैं। किसी देश ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया है तो इसको हम लोग कहते हैं बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण, किसी देश ने भारत के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। दूसरा कारण बनता है भारत अपनी मर्जी से किसी देश के साथ वॉर में संलिप्त है, युद्ध लड़ रहा है भारत, है ना। इन दोनों में अंतर होता है। बाह्य आक्रमण का मतलब होता है हमारी मर्जी नहीं थी, किसी देश ने आक्रमण कर दिया, और युद्ध का मतलब क्या होता है? हम अपनी मर्जी से युद्ध में इन्वॉल्व हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो चाहे बाह्य आक्रमण हो चाहे युद्ध हो। और तीसरा लिखा हुआ था दोस्तों, तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा कारण था आंतरिक गड़बड़ी। लेकिन आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके अब यहाँ पर जो तीसरा कारण है, जो तीसरा रीजन है, वह है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तभी, यानी शस्त्र के साथ विद्रोह होता है तभी नेशनल आपातकाल का कारण बनेगा। ये तीन आधार होते हैं। राष्ट्रपति इन्हीं तीन कारणों में से किसी कारण की वजह से आपातकाल लगाता है। तो सर 19 वाला मामला क्या है? 19 वाला मामला आप ध्यान से समझिए। ठीक है, 19 वाला मामला आपको ध्यान से समझना है। 19 वाला मामला आपको ध्यान से समझना, ठीक है। 19 वाला मामला ये है दोस्तों कि अगर अगर ध्यान से समझिए, अगर
राष्ट्रपति ने आपातकाल इन दो कारणों से लगाया है, इन दो कारणों से लगाया है, तब तो वो 19 चाहे तो निलंबित करे चाहे तो न करे। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया है, तो जैसे 20 और 21 नहीं निलंबित होते किसी भी कंडीशन में, वैसे 19 भी नहीं निलंबित कर सकता राष्ट्रपति। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बाह्य आक्रमण की वजह से आपातकाल लगा या युद्ध की कंडीशन में आपातकाल लगा, तो राष्ट्रपति चाहे तो 19 को निलंबित करे चाहे तो न करे, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर यह है कि वो किसको निलंबित करता है किसको नहीं करता है। लेकिन अगर आपातकाल लगा हुआ है सशस्त्र विद्रोह के कारण, किसके कारण? सशस्त्र विद्रोह के कारण। तो अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगा हुआ है, तो राष्ट्रपति द्वारा 19 को भी नहीं निलंबित किया जा सकता, यानी 19 भी इन दोनों की कैटेगरी में आ जाएगा। तो 20 और 21 तो कभी नहीं निलंबित होंगे, 19 है कारण के ऊपर। कारण अगर सशस्त्र विद्रोह है तो 20 और 21 के साथ 19 भी नहीं निलंबित होगा। और अगर बाह्य आक्रमण या युद्ध की कंडीशन है तो 19 चाहे तो निलंबित हो चाहे तो न हो, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो ये कारण है, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट, भारत में मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों हमारे यहाँ जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या उपराष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। और मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। ये आपको ध्यान रखना है, पीएम की सलाह पर, सलाह पर, ठीक है। हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, और आर्टिकल कौन सा है? 75। हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 75, और 75 कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यानी प्रधानमंत्री सलाह करेगा तभी राष्ट्रपति उस सलाह के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये किस आर्टिकल में नियुक्ति है? 75। और दोस्तों यहाँ पर 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था कि जो भी मंत्री परिषद की सदस्य संख्या है, मेंबर का नंबर है जितना भी, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और इसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होता है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है। तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री समेत यह जो संख्या होगी, यह 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। सर किसका 15%? लोकसभा का। तो लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का 15% से अधिक संख्या नहीं होगी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद दिया हुआ है, और आपको पता है अंतरराज्यीय परिषद कौन गठित करता है? आप मुझे बताएं, अंतरराज्यीय परिषद कौन गठित करता है दोस्तों? तो यह गठित करता है राष्ट्रपति। क्यों गठित करता है? ताकि जो राज्य है या राज्यों का ग्रुप है, यहाँ पे एक राज्य है, यहाँ पे दूसरा राज्य है, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा न हो, बल्कि दोनों में बैठ करके सलाह मशवरा से अपने डिस्प्यूट को, अपने विवादों को सुलझाया जा सके। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण है जो केंद्र है और राज्य है, केंद्र और राज्य, इनके बीच भी कोई विवाद की स्थिति न हो। ठीक है, तो राज्यों के बीच में आपस में कोई विवाद न हो, और केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में कोई विवाद न हो, इसके लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, और आर्टिकल कौन सा है? 263। इस 263 में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 263 के तहत। 262 में क्या है? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद या अंतरराज्यीय नदी जल परिषद के बारे में। और अंतरराज्यीय नदी जल परिषद का गठन कौन करता है? तो ये करता है संसद। कौन करेगा? संसद। अंतरराज्यीय नदी जल परिषद का गठन करता है संसद। और यहाँ पर जो अंतरराज्यीय परिषद होता है, इसका गठन करता है राष्ट्रपति। इन दोनों में अंतर होता है। 262 के तहत जो अंतरराज्यीय नदी जल परिषद होता है, उसका गठन संसद,
और 263 के तहत जो अंतरराज्यीय परिषद होता है इसका गठन करता है राष्ट्रपति। इन दोनों में अंतर होता है और क्वेश्चन काफी अच्छा है ये, तो आप याद कर लेंगे। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों, जिसको हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो इसका गठन किस वर्ष हुआ था, और मैंने आपको बताया था क्या 1964, 1965, 1966 या 1967। इसका आंसर होगा दोस्तों 1964। और ये पूछा जाता है कि ये किस समिति पर गठित की गई थी, किस किस समिति की सलाह पर, तो संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। संथानम समिति की सिफारिश पर ही इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो इसने, इस समिति ने सिफारिश की थी, 1964 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान की, आपको पता है हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिस आर्टिकल की जो व्याख्या की, पूरे देश को, देश के नागरिकों को, देश की संस्थाओं को उसी व्याख्या को मानना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार कौन सा आर्टिकल दिया है, तो आर्टिकल नंबर 140 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह संविधान के किसी आर्टिकल को व्याख्या करे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द कहाँ उल्लेख है, तो इसका आंसर आप लोग सोचे, प्रस्तावना में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 368 में दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना में। अगर आपसे कभी गणतंत्र पूछे, अगर आपसे कभी लोकतंत्र पूछे, अगर आपसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पूछे, अगर आपसे समाजवादी पूछे, अगर आपसे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष पूछे, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष पूछे या पंथ निरपेक्ष पूछे, समाजवादी पूछे, लोकतंत्र पूछे, गणतंत्र पूछे, ये सारे शब्द दोस्तों जो भी मैंने बताया, इसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी लिख लेंगे यहाँ पे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सारे के सारे शब्द केवल एक ही आर्टिकल में है। किस आर्टिकल में, सॉरी, एक ही स्थान पे है, किसी आर्टिकल में नहीं है, बल्कि ये प्रस्तावना में है। तो एक ही स्थान पे है, कहाँ पे है, प्रस्तावना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। इसका अर्थ ये होता है कि इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में है, यानी संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में है। तो क्या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, क्या नीति आयोग है। तो दोस्तों हम सबको पता है आर्टिकल नंबर 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, और 338 बी में ओबीसी आयोग है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 2010 में हुआ था, संसद के कानून से, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ था, संसद के कानून से। क्लियर है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और यह संसद के कानून से नहीं बना था, बल्कि यह मंत्री परिषद, जैसे उसका गठन हुआ था योजना आयोग का, तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से इसका गठन हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या में कितने केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि जो लोकसभा का हमारा कुल संख्या है, लोकसभा का जो कुल सदस्य संख्या है, तो लोकसभा में हमारे संविधान में अधिकतम सदस्य संख्या कितना बताया हुआ है, 552। हालांकि अभी 545, 543 पर चुनाव होता है, लेकिन हमारे संविधान में अधिकतम जो बताया गया है वो कितना बताया गया है, 552 मूल संविधान में। और 552 में दोस्तों जो 550 होंगे, 550, ये क्या बताया गया है, निर्वाचित होंगे। क्या बताया गया है, निर्वाचित होंगे। और 2 सदस्य जो बताया गया है, यह बताया गया है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे, इनका नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट होते हैं ये किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये व्यवस्था तो आपको पता होगा कि हट गया है ना। जो 104वां संविधान संशोधन था 2019, इसके द्वारा क्या किया गया,
इस व्यवस्था को हटा दिया गया। लेकिन जो 550 निर्वाचित सदस्य संख्या है, इनमें भी हमारे संविधान में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है दोस्तों कि 530 530 होंगे राज्य से। 530 कहां से होंगे? राज्य से। और 20 होंगे यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से। तो 530 राज्यों से और 19 होंगे केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? तो अभी वर्तमान में 524 यहां से हैं और 19 आते हैं यूटी से। क्लियर है? तो ये वर्तमान है। और टोटल अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में जो टोटल है वो 543 है अभी वर्तमान में। लेकिन राज्यों से 530 हो सकते हैं और यूटी से 20 हो सकते हैं। सर एक बात बताइए, क्या 550 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते? तो दोस्तों अगर ऐसा होना हो तो संसद चाहे तो संविधान में संशोधन करके इन मेंबर की जो संख्या है उनकी संख्या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 20। यूटी में संख्या पूछा हुआ है कि यूटी में कितने होंगे, तो यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में संख्या होगा अधिकतम 20। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वह एक बार में क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, अधिकतम वो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? क्या केवल एक बार, केवल दो बार, केवल तीन बार या अनिश्चित बार? तो दोस्तों हमारे संविधान में राष्ट्रपति के बारे में एक आर्टिकल कहा गया है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 57। आर्टिकल कौन सा है? 57। और आर्टिकल नंबर 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन जाए। तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 57, 57। और इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये होगा अनिश्चित बार। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, कहां का? अमेरिका का। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो वो केवल दो बार बन सकता है, अधिकतम दो बार। तो अमेरिका का कोई भी व्यक्ति केवल दो बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में कोई व्यक्ति अनिश्चित बार राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि दोस्तों एक ही बार राष्ट्रपति बनने की हमारे यहाँ एक परंपरा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने 2 टर्म पूरा किया था। अदरवाइज एक ही बार राष्ट्रपति बनने की परंपरा है हमारे यहाँ। लेकिन ये केवल परंपरा है, संवैधानिक रूप से एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बने। ठीक है? तो नेक्स्ट, अच्छा राष्ट्रपति के बारे में कुछ और बात मैं आपको बताऊं। जैसे ये तो हो गया 57। अगर राष्ट्रपति के शपथ की बात पूछे दोस्तों तो 60, आर्टिकल नंबर 60 है। इसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। ठीक है? 61 में है, आर्टिकल नंबर 61 है। तो इसमें दोस्तों जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया है। आर्टिकल नंबर 72 तो क्षमादान की शक्ति है। ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 57 में उसका पुनर्निर्वाचन है, वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। और 56 में क्या है? तो 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, 54 और 55 में उसका निर्वाचन है। ठीक है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? हम सब जानते हैं राष्ट्रपति के पास। आपातकाल घोषित भी राष्ट्रपति करता है और मौलिक अधिकारों का निलंबन भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर पूछे मौलिक अधिकारों को कौन समाप्त कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है संसद, समाप्त कर सकता है। अगर पूछेगा समाप्त कौन कर सकता है तो संसद, लेकिन निलंबित कौन कर सकता है तो राष्ट्रपति। तो संसद जब समाप्त करती है तो उसके लिए आपातकाल की जरूरत नहीं है। संसद कभी भी कभी भी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। संसद संसद कभी भी मूल अधिकार को समाप्त कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई सा भी तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा में यह पाया जाता है कि हाँ जो मूल अधिकार समाप्त हुआ वो समाप्त किया जाना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, समाप्त तो हो जाएगा। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय ये पता है कि नहीं भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, अगर ये मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा तो संविधान का जो एक पूरा प्रारूप, एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है ये बिगड़ जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन के रूप में कैंसिल कर सकता है।
तो संसद को अलाउ तो है कि वो मूल अधिकारों को समाप्त कर दे, लेकिन न्यायिक समीक्षा होगी और न्यायिक समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से तय करेगा कि हाँ ये मूल अधिकार वास्तव में समाप्त होने थे या नहीं होने थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबन करता है दोस्तों? तो 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 359 मूल अधिकारों का निलंबन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकता के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यहाँ पे नागरिकता के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति, दोस्तों हमारे संविधान का जो भाग नंबर 2 है, भाग नंबर 2, तो इसमें क्या है? इसमें आर्टिकल है 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 जो है, इसमें 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक है आर्टिकल नंबर 5 और इसमें है नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की परिभाषा, अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल में नागरिकता की परिभाषा है, तो आर्टिकल नंबर 5 में नागरिकता की परिभाषा है। बाकी 6, 7, 8 ये सब आपसे कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? मैं दावा कर सकता हूं कि नहीं पूछेगा ऐसे, जब तक कोई करंट का इशू नहीं बनेगा, नॉर्मली नहीं पूछेगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे सर? ऐसे इसलिए दोस्तों क्योंकि उसका प्रावधान अगर आप पढ़ेंगे तो वो उस टाइम के बारे में डेट दिया हुआ है ना, कि कौन पाकिस्तान का नागरिक कहलाएगा, कौन भारत का नागरिक, मतलब भारत का नागरिक कहलाएगा, क्या शर्तें होंगी कि अगर कोई इतने तारीख तक पाकिस्तान से इंडिया आ जाए, है ना, तो उस टाइम का कंडीशन बताया हुआ है, जो आज के लिए वह बहुत प्रासंगिक नहीं है ना। इसलिए उस आर्टिकल को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। अगर हाँ करंट का कोई इशू बनता है, कोई मुद्दा बनता है, तब ऐसे आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। अगला आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 9। और आर्टिकल नंबर 9 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 9 में है दोस्तों नो। मैंने आपको बताया था नो का मतलब क्या होता है, नो। नो का मतलब क्या होता है? भारत के साथ आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। तो दोहरी नागरिकता निषेध किया गया है। दोहरी नागरिकता निषेध किया गया है, मना किया गया है कि भारत के साथ, भारत की नागरिकता है आपके पास, तो आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 9। क्लियर है? एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 10 और इसमें बताया गया है वह शर्तें जिससे आपकी नागरिकता बनी रहेगी। तो नागरिकता की निरंतरता, निरंतरता ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 10 में है। और एक आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल नंबर 11 है। इसमें क्या बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 11 में है कि नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, संबंधित, संबंधित कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, और कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का। ध्यान रखना है, नागरिकता से संबंधित कानून या नियम न तो राष्ट्रपति बना सकता है, न तो मंत्री परिषद, न तो प्रधानमंत्री। कौन बनाएगा? संसद। तो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनेगा दोस्तों, वह संसद ही बनाएगी। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 11 संसद को यह अधिकार देता है। तो क्या संसद ने नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाया है? जी हाँ, बनाया है। कब बनाया है? तो आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता अधिकार अधिनियम या नागरिकता अधिनियम कब बना था? तो भारत में जो नागरिकता अधिनियम है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम ये कब बना था? तो ये बना था 1955 में। ये आपको ध्यान रखना है। नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में। इसमें कई बार संशोधन हुआ और जो सबसे लेटेस्ट संशोधन हुआ था वो हुआ था 2019 में, जिसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात एक जगह तो किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, लेकिन एक आर्टिकल भी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 38, 38। इसमें ही दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 300 मतलब 38 में है, ये आपको ध्यान रखना है। 39 में क्या है? तो 39 में है दोस्तों कि हमारे समाज में जो बोलते हैं ना कि आर्थिक विषमता, तो आर्थिक विषमता,
आर्थिक विषमता न हो, राज्य का ये प्रयास होगा कि आर्थिक विषमता न हो। और दूसरा इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो एक एक काम का, एक कार्य का, समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन, ये 39 में कहा गया। अगर एक ही काम किया जा रहा है तो उसका एक ही वेतन, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कोई भी हो, सेम वेतन मिलना चाहिए और राज्य ऐसा प्रयास करेगी। अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ये प्रयास करेंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसी के तहत ग्राम पंचायतों का गठन हुआ भी। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, है ना। आपको पता है कि भाग नंबर है 9, उसमें बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीपीएसपी के सारे आर्टिकल है। जो 41 है दोस्तों, ये कहता है कि मतलब इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा कुछ मामलों में, है ना, कुछ मामलों में कमजोर वर्ग के लिए, कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार, रोजगार एवं लोक सहायता, एवं लोक सहायता, तो राज्य का ये कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य का मतलब कि राज्य ऐसा प्रयास करेंगे कि कुछ मामलों में जो कमजोर वर्ग है, जैसे कि कोई विधवा है, जैसे कि कोई वृद्ध है, जैसे कि कोई दिव्यांग है, तो जो कमजोर वर्ग है किसी मामले में, तो कमजोर वर्गों के लिए उनको पर्याप्त शिक्षा मिले, उनको पर्याप्त रोजगार मिले एवं उनको लोक सहायता मिले। लोक सहायता मतलब कुछ पैसा, है ना, सरकार के द्वारा कुछ पैसा मिले, तो राज्य ऐसा प्रयास करेगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 41 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज में जो एससी एसटी है, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो अनुच्छेद है 243 डी। मैंने आपको बता दिया 243 डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दोस्तों, क्या केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, अच्छा, केंद्रीय सूचना आयोग है क्या? आपको पता होगा कि हमारे देश में दोस्तों एक आरटीआई अधिनियम पारित हुआ था ना, वही है ये आरटीआई अधिनियम 2005। तो ये 2005 में, ये अधिनियम का नाम भी क्या था? 2005, और ये 2005 में ही पारित हुआ और 2005 में ही स्थापित भी हुआ। तो कभी आपसे पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा, तो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, एक्ट 2005, इस एक्ट का नाम भी 2005 था। 2005 में ये पास भी हो गया। और अगर आपसे पूछे सूचना का अधिकार भारत में लागू कब हुआ, तब भी आपको 2005 ही बताना है, ठीक है, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने अंग होते हैं? यहाँ पे सदन नहीं पूछा हुआ है, अंग पूछा हुआ है। तो अंग आपको बताना है 3। हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 79, ठीक है, आर्टिकल नंबर 79। और इसमें बताया है कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनेगा, 2 लोगों से नहीं, 3 से। तो 3 चीजों से मिलकर के बनेगा। वो 3 चीज क्या है? तो सबसे पहले तो है लोकसभा, या राज्यसभा भी कर सकते हैं, पहले तो राज्यसभा ही है। हमारे संविधान में पहले राज्यसभा का प्रावधान है, हालांकि आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले राज्यसभा, ठीक है, फिर है लोकसभा, लोकसभा, और फिर है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इन तीनों से ही मिल करके बनता है ना। तो अगर आपसे पूछेगा संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपको बताना है 3। लेकिन संसद के कितने सदन होते हैं, हाउस होते हैं, तो हाउस बताना होगा आपको 2। क्लियर है? हाउस पूछेगा तो 2, और भाग पूछेगा, पार्ट पूछेगा, अंग पूछेगा तो आपको बताना है 3। 3 क्यों? क्योंकि जब तक राज्यसभा से कोई भी प्रस्ताव, राज्यसभा से, फिर लोकसभा से, और फिर राष्ट्रपति के साइन से वो पास नहीं हो जाता, तब तक वह एक्ट नहीं बनता। और ये तीनों ही मिलकर के संसद बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को आपातकाल के दौरान
राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। दोस्तों हमारे पास 3 सूचियां हैं। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची के तहत। जब आप 7वीं अनुसूची देखते हैं, 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में हमें 3 लिस्ट दिखाई देता है, 3 शेड्यूल दिखाई देता है। पहला है केंद्र सूची या संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो दोस्तों राज्यों को जो विषय दिए गए हैं उन पर तो कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों का होता है, लेकिन हमारे देश में यदि आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो यदि आपातकाल लगा हुआ है तो आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर, जो ये राज्य के सब्जेक्ट हैं, राज्य के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है, यानी कि संसद कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। कब? आपातकाल के दौरान। तो ये तो हो गया, लेकिन इसकी व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल है 250। 250 में दोस्तों बताया गया है कि जब भी आपातकाल होगा, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। याद रहेगा 250। 252 में क्या है? तो 2 या 2 से अधिक राज्य हो, 2 या 2 से अधिक राज्य हो, 2 या 2 से अधिक राज्य हो और इन्होंने संसद से सिफारिश की हो कि आप हमारे इस विषय पर, जो राज्य सूची का विषय है, इस पर आप कानून बनाएं। तो ऐसी कंडीशन में राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है, यानी संसद कानून बना सकती है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य, एक अकेला राज्य सिफारिश करेगा तब नहीं। और जब भी संसद कानून बनाएगा उस विषय पर, तो केवल उन्हीं राज्यों पर यह लागू होगा जिन्होंने इसकी सिफारिश की होगी। ठीक है। 253 253 कहता है जब भी केंद्र को अंतरराष्ट्रीय संधियां या समझौता लागू करना होगा, अंतरराष्ट्रीय संधियां या समझौता लागू करना होगा, तब भी केंद्र के द्वारा, यानी कि संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन 1952 में हुआ था। 1952 ईयर आपको ध्यान रखना है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। नीति आयोग होता है दोस्तों, नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, और पहले इसके योजना आयोग था। तो इसके पहले ये योजना आयोग था। नीति आयोग के पहले ये क्या था? योजना आयोग। अरे भाई क्या लिख रहा हूं मैं, इधर लिखता हूं मैं, यहाँ पे योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950, है ना। तो नीति आयोग है। इन सभी के अध्यक्ष, चाहे आपसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहे, चाहे आपसे वर्तमान में नीति आयोग कहे, चाहे इसके पहले योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, ऐसा क्वेश्चन पूछे, सबके ही अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो सबके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सबके अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। अच्छा, एक तरफ संस्थाएं दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनके काम दिए हुए हैं। ठीक है। तो कौन सा गलत सुमेलित है आपको बताना है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की भर्ती, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। तो इसमें से दोस्तों जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है? डी। क्लियर है? डी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो वित्त आयोग है, इसकी स्थापना आर्टिकल नंबर 280 के तहत होती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो केंद्र है और जो राज्य है, इनके बीच में राजस्व का वितरण किस प्रकार किया जाए, पैसे का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, कि केंद्र को कितना पैसा मिले, और यानी कि जितना भी टैक्स मिलता है हमारे देश में, तो वो टैक्स का पैसा कितना केंद्र अपने योजनाओं में खर्चा करेगा और कितना राज्य को मिलना चाहिए, और किस राज्य को कितना मिलना चाहिए। तो ये वित्त आयोग सिफारिश करता है केंद्र को कि इतना इतना ऐसे ऐसे बंटना चाहिए, तो बंटवारा करता है ये पैसे का, जो वित्त आयोग है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। ठीक है। वित्त आयोग, तो इसका काम सही है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था 315 के, सॉरी, निर्वाचन आयोग
324 है ये ना, संघ लोक सेवा आयोग है 315, तो ये 324 है। निर्वाचन आयोग 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, ये भी सही है। और संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा भर्ती करता है, ये भी सही है, इसका 315 है। संघ लोक सेवा आयोग 315 सिविल सेवा की भर्ती करता है। जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्तों पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा, यानी पेड़ पौधे सरकार के द्वारा किसी दूसरे प्राइवेट या सरकारी व्यक्ति के द्वारा बड़ी मात्रा में काटे न जा सके, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, ऐसा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का उद्देश्य है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण दोस्तों, तो ये लोकपाल करता है या केंद्रीय सतर्कता आयोग कर सकता है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार देता है? यानी कि दोस्तों जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों की कार्यवाही अलग अलग चलती है ना, बैठकें अलग अलग होती हैं। लोकसभा में होते हैं 543 मेंबर, राज्यसभा में होते हैं 245 मेंबर, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। गतिरोध उत्पन्न होने का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव है, सरकार लोकसभा में लेकर के आती है, तो सरकार का लोकसभा में बहुमत होता है, तो यहाँ से तो वो प्रस्ताव पास हो जाता है। लेकिन जनरली राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं होता और यहाँ पर वो प्रस्ताव फेल कर जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रपति होता है, कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा इन दोनों को एक ही में बुला लिया जाता है, यानी ज्वाइंट सीटिंग कर लिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर अलग अलग न बैठ करके एक ही में बैठते हैं। और जब एक ही में बैठेंगे तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो ये अधिवेशन बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन। ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बुलाई जाती है। ठीक है, और अगर केवल अधिवेशन बुलाने की बात होगा, संयुक्त अधिवेशन नहीं, बस वो पूछे संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत बुलाता है, तो राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन आर्टिकल नंबर 85 के तहत बुलाता है ना। अधिवेशन को बुलाना और सत्रावसान करना, सत्रावसान करना, सत्र आहूत करना, सत्र को आहूत करना मतलब कि बुलाना और भेजना, तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 85 के तहत। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा? 108 के तहत, जब ज्वाइंट सीटिंग करना हो। नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो दोस्तों जो पहली बैठक थी उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे? क्या 207 थे, क्या 208 थे, क्या 209 थे या 210 थे? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा 207, है ना। और 207 लोग ही लोकसभा में पहली, जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में पहली बार जो मेंबर उपस्थित हुए थे 207 मेंबर उपस्थित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अच्छा अगर आपसे पूछे सीटों की संख्या इसमें कितनी थी, तो सीटों की संख्या बंटवारा से पहले 389 था, है ना। हमारे संविधान सभा की जो टोटल संख्या थी कितनी थी? 389। लेकिन जब बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो बंटवारा के बाद, बंटवारे के बाद दोस्तों, बंटवारे के बाद, विभाजन के बाद क्या हो गया? तो ये 299 रह गए टोटल, और जो पहली बैठक में उपस्थित हुए थे 207। नेक्स्ट है, भारत में संविधान का कौन सा भाग विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य, सही है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो संविधान के किस भाग के तहत किया गया है? और इसका आंसर दोस्तों करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आपको वास्तव में लगता है, सच में अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो काफी हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप अपने जानने वाले दोस्तों के साथ, जो भी फ्रेंड हो आपके, जो भी दूसरे स्टूडेंट हो, उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। एक बात तो यह है कि मेरी भी पहुंच बनेगी वहां तक। अगर आपको पता है कि जितना ज्यादा संख्या बल होता है तो उतना एक बढ़िया अनुभव, पॉजिटिव अनुभव होता है कि हाँ मतलब इतने स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, तो इन सबका बड़ा ही प्रभाव होता है ना। थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव हो जाएगा, पढ़ाने को तो मैं वैसे भी पढ़ा रहा हूँ और वैसे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है
तो एक बेहतर मोटिवेशन भी होता है ना? थोड़ा और भी ज़्यादा जुनून से पढ़ाने का मन करता है और पढ़ाते भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल दोस्तों नया है तो चैनल को सपोर्ट करना भी आपकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। जय हिंद, जय भारत।